सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज हमको दी हैं कि एक प्रोजेक्ट में ये एक्टिविटीज आपको एक सीक्वेंस में परफॉर्म करनी है और वो सीक्वेंस हमको पता चलेगा कैसे। इन एक्टिविटीज के प्रेडिसेसर यहाँ दिए हैं, मतलब इन एक्टिविटीज के कंप्लीट होने से पहले कौन सा एक्टिविटी आपको कंप्लीट चाहिए। इससे जस्ट पहले वाली एक्टिविटी आपकी प्रेडिसेसर कहलाती है। जैसे आर का प्रेडिसेसर पी है, पी कंप्लीट होने के बाद ही आर आप स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे टी से पहले दो प्रेडिसेसर है आर और एस, तो आर और एस दो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही टी एक्टिविटी आप स्टार्ट कर पाएंगे। और इन एक्टिविटीज के ड्यूरेशन दिए हैं, जैसे पी का ड्यूरेशन 3 आवर भी हो सकता है, 3 डेज भी हो सकता है, 3 मंथ या 3 ईयर, चाहे जो आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ ईयर डे या आवर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूरेशन दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके जरिए प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस डाटा के जरिए, और प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ जो है फाइंड आउट करेंगे, और क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे हम बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इन डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ ये मिनिमम टाइम इसको कंप्लीट करने में कितना लगेगा। कम से कम इतना वक्त जो हम फाइंड आउट करेंगे वो लगेगा ही लगेगा, उससे कम वक्त में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेस्ट टाइम जो है इसके कंप्लीशन का हम फाइंड आउट कर देंगे। तो आप प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम से शुरू करते हैं। जैसे पी एक्टिविटी है, इसको ड्रॉ करने के लिए कोई प्रेडिसेसर नहीं और क्यू के लिए भी कोई प्रेडिसेसर नहीं, तो इन एक्टिविटीज को हम स्टार्टिंग नोड फर्स्ट से शुरू कर सकते हैं, P और Q। अगली एक्टिविटी हमारी R है। R जो है इसका प्रेडिसेसर P दिया है, तो P के बाद R को हम शुरू करेंगे। P यहां आपकी कंप्लीट हो गई और यहां से आपने R एक्टिविटी शुरू कर दी। ये आप एक्टिविटी को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एरो का जो सामने वाला नोड है या इवेंट भी हम कहते हैं इसे हेड नोड कहेंगे, और इसके टेल की तरफ जो नोड है उसे टेल नोड कहेंगे। टेल नोड का नंबर हमेशा हेड नोड से छोटा होगा, मतलब हेड नोड का नंबर बड़ा होगा हमेशा टेल नोड से। ये फल्करसंस रूल है, ये ध्यान रहे आपको। इसके बाद एस एक्टिविटी है जो क्यू के बाद शुरू होगी, क्यू के बाद एस एक्टिविटी आप शो कर दीजिए। और इसके बाद टी एक्टिविटी है जिसके लिए आर और एस को प्रेडिसेसर दिखाना होगा। प्रेडिसेसर इनके कंप्लीट होने के बाद आपकी एक्टिविटी टी शुरू हो सकती है। टी ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि मुझे मालूम है, मैं पहले कर चुका हूं ये। आप इसमें थोड़ा कभी कभी मिटाना आपको पड़ सकता है, वो प्रेडिसेसर सक्सेसर रिलेशनशिप ध्यान में रखते हुए आप करिए। जैसे यहाँ यू एक्टिविटी है और यू एक्टिविटी के लिए आपके प्रेडिसेसर दिए हैं आर और एस, तो आर और एस इसके टी के भी प्रेडिसेसर है। दैट मींस ये दोनों एक्टिविटी पैरेलल चलेंगी, है ना। तो ये भी आपकी यू एक्टिविटी, इससे पहले आर और एस का कंप्लीट होना जरूरी है। ये प्रेडिसेसर के तौर पे ये रिलेशनशिप यहाँ एस्टेब्लिश हो गया इनका कि यू से पहले आर और एस होना चाहिए। आर और एस हो गया, यू से पहले भी। वी एक्टिविटी स्टार्ट होगी टी के बाद, तो टी के बाद आप वी एक्टिविटी शो करिए, और डब्ल्यू स्टार्ट होगी यू के बाद, तो यू के बाद आप एक्टिविटी डब्ल्यू यहां शो कर दीजिए। और ये दोनों एक्टिविटी यहाँ पे फिनिशिंग नोड पे जाके मिला देंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया, एक रिलेशनशिप जो इनमें दिया है उसके मुताबिक। अब इनको नंबर हम देते हैं, जरा नंबर में ध्यान रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ नंबर हम देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद ड्यूरेशन एक्टिविटीज का, पी का ड्यूरेशन 3 आवर्स, क्यू का ड्यूरेशन 4 आवर्स, आर का ड्यूरेशन 5 आवर्स, एस का ड्यूरेशन अगेन 5 आवर्स, टी का ड्यूरेशन है आपका 7 आवर्स,
और एक्टिविटी U का ड्यूरेशन है 5 आवर्स, एक्टिविटी V का ड्यूरेशन 2 आवर्स और एक्टिविटी W का ड्यूरेशन 10 आवर्स। ये ड्यूरेशन आपने रख दिए। ड्यूरेशन के बाद अब हमें क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए चीजें फाइंड आउट करनी है। तो उसमें सबसे पहला हम E अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और E को आप कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग नोड पे हमेशा E को हम 0 एज्यूम करेंगे। मतलब ये एक्टिविटी जो है किस मोमेंट पे अर्लीस्ट कब स्टार्ट की जा सकती है, बिल्कुल 0 मोमेंट पे स्टार्ट की जा सकती है। ये भी तो ये पैरेलल चलेंगी, 0 मोमेंट पे स्टार्ट हो गए। और इसके लिए E की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो 10 नोड पे E की वैल्यू है उसमें ड्यूरेशन हम जोड़ देंगे 4, तो इसका हेड नोड पे E का वैल्यू निकल आएगा 4। और ये जो किसी नोड पे आप E का वैल्यू देख रहे हैं, असल में ये E का वैल्यू इस नोड पे नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली एक्टिविटी के लिए है। S के लिए E अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 4। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी आपकी 0 मोमेंट पे शुरू होके 4 घंटे लेगी। इसके कंप्लीट होने के बाद ही ये एक्टिविटी जल्द से जल्द 4th आवर पे शुरू की जा सकती है, क्योंकि कम से कम 4 घंटा इसको कंप्लीट करने में लगेगा ही लगेगा। इसके बाद ही ये शुरू होगी। तो 4th आवर पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका S का 4th है। 4th आवर पे जल्द से जल्द ये शुरू की जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पे E का वैल्यू हर नोड पे आप कैलकुलेट कर लें, 0 + 3 ड्यूरेशन 3, तो E 3। यहाँ E का वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे ये मर्ज नोड है, यहाँ पे 2 एक्टिविटी आके मर्ज हो रही है। तो यहाँ E की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप E की वैल्यू इधर से भी ले सकते हैं, 4 और 5 9 हो सकता है, या E की वैल्यू इस नोड पे 3 और 5 8 हो सकता है। कौन सा हम लें, 8 या 9? तो यहाँ फॉरवर्ड पास मेथड में ध्यान रहे कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हम लेके चलेंगे 9, 8 नहीं 9 लेके चलेंगे। इसके बाद इस नोड पे E की वैल्यू 9 + 5 14, इस नोड पे E की वैल्यू 9 + 7 16, इस नोड पे E की वैल्यू आपकी 14 + 10 24 हो सकता है। यहाँ भी ये मर्ज नोड है जहाँ पे 2 एक्टिविटी आके मर्ज हो रही हैं। तो 2 या 3 या ज्यादा एक्टिविटी जब किसी नोड पे मर्ज हो तो हम देखेंगे कि डिफरेंट E की वैल्यू के ऑप्शन क्या हैं और उनमें जो मैक्सिमम होगा वो हम रखेंगे। तो 14 + 10 24 हो सकता है, या 16 + 2 18 हो सकता है। तो 24 मैक्सिमम है, लार्ज है, हम 24 यहां लेके चलेंगे। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपने कैलकुलेट कर लिए। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो इस नोड पे आप देख रहे हैं 24, ये असल में इससे आगे कोई एक्टिविटी अगर है या कोई प्रोजेक्ट और है तो उसके लिए है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कि वो हम शुरू कर सकते हैं 24th आवर पे। दैट मींस ये 24th आवर पे कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, और यही प्रोजेक्ट मैनेजर पकड़ लेगा कि 24th आवर पे मुझे कंप्लीट करके ये दो, ताकि मैं अगली एक्टिविटी 24th आवर पे शुरू कर सकूं, अगला प्रोजेक्ट 24th आवर पे शुरू कर सकूं। तो यहाँ पे आप यही टाइम जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को वो लेटेस्ट फिनिश टाइम मान लेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बोलेगा कि आप 24 आवर्स में ही इसे कंप्लीट करके दो। लेटेस्ट फिनिश टाइम भी वो आपका 24 आवर ही मान लेगा इसका। तो आप इस एल की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट नोड्स पे, उसको बैकवर्ड पास मेथड के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे तो एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम इस नोड पे क्या होगा, इसमें से 24 में से ड्यूरेशन घटा देंगे 10, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 14। इस नोड पे लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका होगा 24, एल का वैल्यू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, 24 - 2 22। इस नोड पे जब आप लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यहां थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है
कि यहाँ लेटेस्ट फिनिश टाइम, क्योंकि ये आपका बर्स्ट नोड है जहां से दो एक्टिविटी बर्स्ट हो रही है, 2-3, जब ज्यादा इस तरह से एक्टिविटी बर्स्ट हो तो वहां आपके पास ऑप्शन होता है कि L का वैल्यू कितना है 14 यहाँ पे, -5 कितना 9 हो जाएगा, या L का वैल्यू इधर 22 है और 7 अगर हम माइनस करें 7, 22 से 7 माइनस करें तो कितना बचेगा 15, तो 15 इसको दें या 9। ध्यान रहे बैकवर्ड पास मेथड में हम मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे, 15 नहीं 9 लेके चलेंगे, ठीक है। जब इस तरह के ऑप्शन हो तो मिनिमम वाला हम लेके चलेंगे। L की वैल्यू बैकवर्ड पास मेथड के जरिए कैलकुलेट कर देगा। यहां L की वैल्यू बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर देंगे, 9 - 5 4, यहां लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा 9 - 5 9 - 5 4, और यहां लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा 4 - 4 0 माने, या 4 - 3 1। यहां पे ये भी बर्स्ट नोड है जहां से दो एक्टिविटी निकल रही है, तो दोनों तरफ से हम आ सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। तो हम मिनिमम वाला 0 लेके चलेंगे, 1 नहीं, तो ये यहां पे लेटेस्ट फिनिश टाइम 0। अब ये डिफरेंट नोड्स पे लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपने कैलकुलेट कर लिए। एक चीज और आप कैलकुलेट करेंगे स्लैक, और स्लैक कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, स्लैक किसी एक्टिविटी का फाइंड आउट करना है तो Li - Ei, उस नोड का, किसी नोड पे स्लैक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस नोड का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम उसी नोड का, तो 0 - 0 0, यहां S की वैल्यू आपकी अगेन 4 - 4 0, यहां स्लैक होगा आपका 4 - 3 1, यहां स्लैक होगा आपका 9 - 9 0, यहां स्लैक अगेन 14 - 14 0, और यहां स्लैक आपका होगा 22 - 16 मींस 6, और यहां स्लैक होगा 24 - 24 0। तो ये स्लैक हो गया, और स्लैक के आधार पे बहुत से लोग जो है क्रिटिकल पाथ डिसाइड करते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता है, सही होता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। तो स्लैक के आधार पे कैसे फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पाथ, कि जब किसी एक्टिविटी के टेल नोड और हेड नोड पे स्लैक की वैल्यू 0 हो दोनों तरफ, तो वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी मान ली जाती है स्लैक के बेसिस पे। तो ये एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है इस आधार पे, क्योंकि इसका टेल नोड का स्लैक भी 0 और हेड नोड का स्लैक भी 0। क्या ये एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है? इसका टेल नोड का स्लैक 0 है लेकिन हेड नोड का स्लैक 0 नहीं है, तो ये एक्टिविटी पी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। ये एक्टिविटी देखें, इसका स्लैक 0, इसका स्लैक भी 0, तो ये भी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं थोड़ा। और ये जो एक्टिविटी है इसका भी स्लैक 0 टेल नोड का, और हेड नोड का भी स्लैक 0, तो ये एक्टिविटी भी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। इधर चेक कर लीजिए, इसका स्लैक 0 नहीं है तो मतलब ही नहीं बनता है इसका। इसका स्लैक 0 है, इस एक्टिविटी का स्लैक 0 है लेकिन यहां स्लैक 0 नहीं है, तो ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, है ना। ये एक्टिविटी का स्लैक 0 टेल नोड का और हेड नोड का भी स्लैक 0, तो ये एक्टिविटी भी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी मानी जाएगी स्लैक के आधार पे। तो स्लैक के बेसिस पे क्रिटिकल पाथ आपको मिल गया। ये पाथ आपका जो स्टार्टिंग नोड से फिनिशिंग नोड तक आप जो है जो एक्टिविटीज इस पाथ में पढ़ रही हैं उनसे मिलकर ये बना है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करने का और ज्यादा बेहतर तरीका है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है, द पाथ विद लॉन्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल पाथ।
तो लॉन्गेस्ट पाथ को क्रिटिकल पाथ के तौर पे आप मान के चलिए, वो ज्यादा सही तरीका है। स्लैक के आधार पे आप कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभी गलती हो सकती है। तो लॉन्गेस्ट पाथ कैसे, मतलब इस स्टार्टिंग नोड से फिनिशिंग नोड तक पहुंचने में आपको कई पाथ दिख रहे हैं। एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, तीसरा पाथ आपका ये हो सकता है, और चौथा पाथ आपका ये वाला है। तो इनमें से चार पाथ हैं अभी, इनमें से लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है तो देखें जरा। 3, 5, 8, 7, 15 और 2, 17। 3, 5, 8, 5, 13 और 10, 23। 4, 5, 9 और 7, 9 और 7, 16 और 2, 18। और ये हो सकता है 4, 5, 9 और 5, 14 और 10, 24। तो 24 बड़ा है, मतलब यही पाथ आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। तो हमारा जो स्लैक के जरिए हमने कैलकुलेट किया वो सही है। दैट मीन्स हमारा यही क्रिटिकल पाथ है। और क्रिटिकल पाथ के बारे में आप ये जान लीजिए कि क्रिटिकल पाथ is the path with all the critical activities. Critical activities. तो वो पाथ जिसपे सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हों वही क्रिटिकल पाथ है ना। और ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये पहचान ज्यादा सही है ना। और क्रिटिकल एक्टिविटीज की पहचान कैसे कर सकते हैं? एक तरीका क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए ये है कि क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें रिलैक्स टाइम जो है, रिलैक्स टाइम इज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब जिस एक्टिविटी में आपको रिलैक्स टाइम नहीं मिले, रिलैक्स टाइम जहां 0 है, वही एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो रिलैक्स टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिलैक्स टाइम के लिए आप कर सकते हैं, चेक करना है आपको कि क्रिटिकल एक्टिविटी है या नहीं रिलैक्स टाइम के बेसिस पे। तो ऐसे करेंगे कि स्लैक का तरीका भी ठीक है, वही चीज है, लेकिन टाइम प्रोवाइडेड और आपका ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी अगर दोनों बराबर है, उतना ही टाइम दिया है जितना किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगता है, तो आपका कहेंगे हम कि ये एक्टिविटी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी है, कोई रिलैक्स टाइम इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, रिलैक्स टाइम को समझने के लिए इसके जरिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, वहां पे ये सब कैलकुलेट एक्सप्लेन मैंने किया है, कैलकुलेट करके मैंने दिखाया है। ठीक है, तो रिलैक्स टाइम अगर नहीं होगा किसी एक्टिविटी में तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। दैट मीन्स उतना ही टाइम प्रोवाइड किया है जितना उस एक्टिविटी में का ड्यूरेशन है, जितना वो एक्टिविटी ड्यूरेशन कंज्यूम करता है, जितना टाइम, तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहां पे एक तो हमें मिल गया क्रिटिकल पाथ, दूसरा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम टाइम हमें कितना लगेगा। आंसर हमारा क्या रहेगा इस केस में? आंसर हमारा रहेगा जो ई की वैल्यू है, जो लॉन्गेस्ट पाथ का ड्यूरेशन है, वही हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम 24 आवर्स कहिए, डेज कहिए या मंथ्स कहिए। ठीक है, या कह सकते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी कह देते हैं इसे, या मिनिमम कंप्लीशन टाइम भी कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगी आपकी
24 आवर्स। और क्रिटिकल पाथ क्या बन के आया आपका? क्रिटिकल पाथ आपका बन के आया इस दिए हुए एग्जांपल में Q S U और W। ये एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं और इनसे बना पाथ ही क्रिटिकल पाथ है। यही आपका आंसर है, क्रिटिकल पाथ मिल गया। और मिनिमम कंप्लीशन टाइम या मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम एक प्रोजेक्ट के लिए जो है आप ई की वैल्यू से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पाथ का जो टाइम है वही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है।